हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इटली को परस्यू करना चाह रहे हैं 2025 में, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जस्ट टू अवॉइड BLS अपॉइंटमेंट्स। जो भी मसले आगे जाके आप लोग फेस करते हो, वो क्या चीज़ है ऐसी जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को आप मिनिमाइज कर सकते हो। मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि भाई इटली के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, तो जो बच्चे इटली आ रहे हैं क्या उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही? जिन बच्चों के वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं क्या उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही? तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भाई हम लोग या तो इधर लेट हो जाते हैं, तो फिर हमें अपॉइंटमेंट्स की तरफ खर्चा करना पड़ता है। अब जो आई टॉक ऑन फैक्ट्स, मैं ग्राउंड रियलिटी में बात करूंगा, कोई सुहाना ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। देखो, कुछ टाइमलाइंस हैं, उनका बहुत ख्याल रखना है इटली को लेकर। सो दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट, आखिर तक देख लेना, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एडमिशन स्टार्ट होते हैं नवंबर में, वो तो ठीक है, एक बात हमें समझ में आ गई कि इटली के एडमिशन नवंबर में स्टार्ट होंगे, बैचलर्स के, मास्टर्स के सारे। लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स करने से आपका क्या फायदा हो सकता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बैचलर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो बैचलर्स के लिए सबसे जो प्री रिक्विजिट होता है वो ये होता है कि आपका टॉल्क एग्जाम। तो आपने टॉल्क कर लेना है, ठीक है, टॉल्क कर लेना है। यू शुड बी क्लियर कि आपको बिजनेस साइड पे जाना है, इंजीनियरिंग साइड पे जाना है, मेडिकल साइड पे जाना है। तो आपने नवंबर के अंदर टॉल्क कर लेना है, ठीक है। टॉल्क खुले हुए होते हैं नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी से। तो जब आप टॉल्क कर लोगे, टॉल्क का एग्जाम दे दोगे, तो उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा एडमिशन अप्लाई करने की तरफ आपकी बढ़ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से मास्टर्स के अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके कुछ परसेंटेज देख लो, 2.6 से ऊपर का जीपीए होना चाहिए, बेहतर यही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जीपीए मैटर्स। यू नीड टू चेक कि आपके एडमिशंस कब खोल रहे हैं। यू नीड टू बी अटेंटिव, ठीक है। मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह अनाउंस करता रहूंगा, तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, वहां पे फॉलो कर लेना। और ये प्री रिक्विजिट्स हो गए। इसके बाद बहुत ज्यादा सवाल एक पूछा जाता है कि भाई ये आइल्स का क्या सीन है, आइल्स करना है नहीं करना? यार, अगर आप मेरे थ्रू केस करवाएंगे, अगर आप मेरे पास आएंगे, तो मैं आपका आइल्स, मैं चाहूंगा कि आप आइल्स कर लें। क्या आइल्स के बगैर एडमिशन नहीं होता? कुछ आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हर जगह आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसकी बेस पर आपको एडमिशन नहीं देते, आपको आइल्स करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि भाई आप अगर इटली के प्रोसेस को लेके सीरियस हो और आप चाहते हो कि 1 साल की मेहनत के बाद आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, तो जो बोल रहा हूँ वो अगर आप कर लोगे तो आप ही के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइल्स आपने लाजमी करना है। आपके पास आइल्स होगा, आपके पास एडमिशन ज्यादा ऑफर हो सकता है, ठीक है। आपके चांसेस ये हैं कि आप ज्यादा जगह पे एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आपका बैचलर्स वालों के लिए टॉल्क हो जाए, आइल्स हो जाए। बाय द टाइम आप नवंबर में एडमिशन हंट डाउन करना शुरू करते हो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे बचाओ और खुद से अप्लाई करो। और अगर नहीं कर सकते और चाह रहे हो कि हम आपका केस लीड करें, तो हम लोग फ्रांस के एडमिशन स्टार्ट करे हैं 15 सितंबर से, और इटली के हम लोग एक्सेप्ट करेंगे 15 अक्टूबर से। सो अगर आप चाह रहे हो कि AN एक्सेस आपका केस करें, तो वी वुड लव टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह, एंड वी विल डू एक्सेप्ट योर केस आफ्टर प्रोफाइलिंग। मतलब प्रोफाइल देख लेंगे, क्या पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद नवंबर में जैसे ही एडमिशन अप्लाई होते हैं, एडमिशन अप्लाई होने के बाद 60 दिन देने हैं आपने अपने आप को, ठीक है। एडमिशंस खुलेंगे, जिस रेट को अप्लाई करोगे उससे 60 डेज का टाइम फ्रेम आपने जहन में रखना है कि 60 डेज के अंदर आपका एडमिशन जाके कहीं सिक्योर होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, किसी के 10 यूरो चार्जेस होते हैं, किसी के 30 होते हैं, किसी के 50 होते हैं। सो मेक श्योर कि जब आप पे करो तो ऐसे कोर्स के अंदर जाओ जो रेलिवेंट हो, आपने पास्ट में पढ़ा हुआ। बेहतर ये है कि आप वही कोर्सेज को ऑप्ट करो जिसके अंदर एडमिशन मिलना के चांसेस ज्यादा हो। आपका वंस एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, द सेकेंड स्टेज इज द प्री एनरोलमेंट। आपने विदाउट एनी डिले प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस कर लेना है। और प्री एनरोलमेंट कभी कभार रिजेक्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। हमारे साथ पिछले साल हुआ, एक स्टूडेंट का बलोनिया के अंदर एडमिशन हुआ, लेकिन उसकी प्री एनरोलमेंट कैंसिल कर दी, ठीक है। तो मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसी कोई गलती ना करो जिससे आपकी जो चांसेस हैं, आप बार बार प्री एनरोलमेंट अगर आपकी हो भी जाती है तो आपने यूनिवर्सिटी को कंफर्म करना है कि भाई कोई फीस तो नहीं पे करनी प्री एनरोलमेंट करने से पहले, क्योंकि अक्सर आपको प्री एनरोलमेंट करने के लिए भी कुछ फीस पे करनी होती है। हम लोग पे करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बताया तो सही यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एंड तक ना ही रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ था, फिर भी उनका जो एक एडमिशन था वो उनका कैंसिल हो गया।
तो सारी चीज़ें देखते हुए आपने प्री इनरोलमेंट की तरफ जाना है, और जैसे ही स्कॉलरशिप आपकी स्टार्ट होती है, स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपने स्कॉलरशिप के पीछे लग जाता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखो, स्कॉलरशिप्स दो किस्म की होती हैं। एक होती है आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, क्या उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती, उसके बारे में बता देता हूँ। और एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए हर बंदा एलिजिबल है, उसके अंदर मार्क्स वगैरह नहीं देखे जाते, लेकिन उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट पर मैं आगे आता हूँ, पहले स्कॉलरशिप डिफाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको दिखाना होता है कि आप एक गरीब इंसान है, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। 20-22 हज़ार यूरो तक की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। हर रीजन जहाँ पे एडमिशन हो रहा है उसकी स्कॉलरशिप की जो टेक्स भी होती है वो भी अलग होती हैं, और इसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। तो स्कॉलरशिप इज़ वन थिंग। और जो फुली फंड स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपका मार्क्स होने चाहिए 3.7 से ऊपर, नहीं, 2.7 2.6 वाले को भी जीपीए के ऊपर भी फुली फंड स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब उसकी बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि उसका किसी एनजीओ से कोई सोशल वर्किंग उसने की है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर वो कितना एक्टिव है, ठीक है, उसके मार्क्स कम है, लेकिन बाकी की कहानियाँ कहाँ पहुँची हुई हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। आइल्स किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी देखा जाता है। तो इंशाल्लाह इस साल हम लोग फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए तरफ भी जाएंगे। उससे होता क्या है कि उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमम हो जाती है। 10-15 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट हो तो भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास फुली फंड स्कॉलरशिप होती है। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट ने मुझसे इस साल कनेक्ट किया कि सर मेरे पास मेरी 8,000 यूरो की फुली फंड स्कॉलरशिप है, मुझे पास बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी 8-10 लाख 15 लाख रुपए की जस्टिफाइड फंड्स हैं एंड यू हैव गॉट द फुली फंड स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो आपके चांस स्काई रॉकेट हो जाते हैं वीज़ा रिजेक्ट बहुत मुश्किल है कि हो, ठीक है। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का आपको यूनिवर्सिटी को बताना ही नहीं होता, क्योंकि जब आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे होते हो तो आप शो कर रहे होते हो कि आप अमीर आदमी हो। एंड वेयर एज इफ़ यू गो फॉर द रीजनल स्कॉलरशिप, जिसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहा जाता है, उसके अंदर आप अपने आप को खरीद दिखा रहे होते हो। अब ये एक सिस्टम ग्लिच है जो भी कह सकते हैं, बट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसे कहीं ना कहीं से मैनेज करके अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर रहे होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। देखो, बैचलर वाला और एमबीबीएस वाला जब स्कॉलरशिप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा या अपना वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, बाय द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हिज केस ईदर विद अस और विद हिमसेल्फ, उसके पास वो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। बहुत बड़ा मिथ है कि आप 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए करके डलवाओ, निहायत ही बुलशिट बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी वो स्टेटमेंट पकड़ में नहीं आती, नहीं, आपके पास जो पैसा आपके अकाउंट के अंदर है वो जस्टिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 32 लाख रुपए 33 लाख रुपए की स्टेटमेंट फॉर एमबीबीएस और बैचलर स्टूडेंट, इतनी स्टेटमेंट अगर आपकी है तो आपके पास वो पैसे आए कहाँ से? वो टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई हो रहे नहीं हो रहे? आपका स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर फारिग तो नहीं है? स्पॉन्सर कोई ना कोई काम कर रहा है? अगर काम नहीं कर रहा तो रिटायर्ड है? रिटायर्ड हुआ है तो कहाँ से हुआ है? मतलब एक एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करना होगा और आपको कवर लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और इन दी एंड अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो 3 बेसिस के ऊपर होता है, और वो होता है कि आपने या तो फंड्स इरेगुलर रहे। इरेगुलर फंड्स का मतलब ये होता है कि भाई एक महीना आपके 35 लाख रुपए के फंड थे, अगले महीने वो 12 लाख हो गए, तो इसके बाद 20 लाख रुपए हो गए, तो इरेगुलर है, ठीक है। पैसे उतने पड़े हुए होने चाहिए, उसको खर्च ना किए वो। और अगर आपने वो पैसे खर्च किए हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपने कवर लेटर में देना है। ये वो चीज़ें जो इस साल हम लोगों ने, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल क्लाइंट्स हमारे हैं, उनके ऊपर हमने इसी तरीके से ये चीज़ इंप्लीमेंट की हैं, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई कि फंड्स इरेगुलर को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि एक चीज़ अगर आपको समझाई जा रही होती है तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये अगर है तो है क्या। देखो, अगर इरेगुलर फंड है तो वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, इसके आपको प्रॉपर प्रूफ देना है कि आपकी फैमिली है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आप के पाकिस्तान से टाइज स्ट्रॉन्ग है, यू विल कंप्लीट योर डिग्री एंड कम बैक। अक्सर ये वाला पॉइंट ही मिस कर जाते हो कवर लेटर में, तो फिर इस पे भी रिजेक्शन लगता है, ठीक है। फैमिली, अक्सर ये भी प्रॉब्लम आता है कि भाई हमारे चच्चा वहाँ पे रहते हैं, आप अपने उसके अंदर स्मार्टनेस में उनको बता देते हो कि भाई हमारे फैमिली भी रहती है इटली में, तो आप वापस थोड़ी आओगे। उन लोगों को लगता है आप जा रहे हो, बस अब गए, आप वापस नहीं आओगे। So you need to make sure that you need to minimize all these points in order to get your visa in the best perfect availability। और उसके बाद कोशिश आप करो, अपनी मेहनत आपने करनी है, रिजेक्शन पॉइंट्स को आपने कम करना है, बाकी कुछ नसीब की भी बात आ जाती है।
वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। उनको कभी कभार एडमिशन्स पूरे हो जाते हैं और उसके बाद भी वो लोग अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन फिर भी आ जाता है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि भाई वीज़ा जिन पॉइंट्स पे रिजेक्ट होता है वो आपने कम कर लेना है। सो स्कॉलरशिप का प्रोसेस हो गया, बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए, और उसके बाद जैसी स्कॉलरशिप आती है आपने एडमिशन, आपने अब BLS अपॉइंटमेंट लेके बुक करनी है। अक्सर मैं बात कर लेता हूँ BLS के अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। यह थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये पूरी एक तरीके की गाइडलाइन है कि आपने पूरा साल किस तरीके से गुजारना है। तो अगर आपका एडमिशन स्टार्ट आप लोग कर रहे हो नवंबर से, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए दैट आपकी एडमिशन, आपकी इनरोलमेंट ये मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि अगर आपने मार्च अप्रैल में अपना केस स्टार्ट किया तो फिर आपकी कहानी जाएगी नवंबर दिसंबर तक, फिर आप लोग को अपॉइंटमेंट्स भी महंगी मिलेंगी। वेयर एज अगर आप शुरू में चले जाओगे ना तो उस वक्त BLS पे इतना रश नहीं होता। आप फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हो, आपका सेशन स्टार्ट होना है सितंबर में, आपने BLS की अपॉइंटमेंट ढूंढ ली, मार्च में अप्रैल में 20-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए की अपॉइंटमेंट्स खुली भी मिल रही होती हैं, ठीक है? क्योंकि उस वक्त बच्चे रेडी नहीं होते। ये तो मैं आपको सीक्रेट टिप दे रहा हूँ, ठीक है, कि नवंबर के अंदर अगर प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो ही इटली का प्रोसेस आपके लिए आगे जाके आसान होगा। और नवंबर में अगर आपने स्टार्ट करना है प्रोसेस तो आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केसेस, अब मैं केस इस साल किस तरह करूंगा, मैं इस दफ़ा केसेस लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा फॉर नवंबर, फॉर दिसंबर, जनवरी मैक्स। जनवरी के बाद फिर मैं इटली के केसेस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इस दफ़ा अप्रैल में मई में भी एक केस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडमिशन भी हो गया। बट अगेन द प्रॉब्लम इज देयर फॉर द BLS अपॉइंटमेंट, 5-5 लाख रुपए पे रेट गया हुआ है, ठीक है? नाउ द स्टूडेंट स्टक। मैंने अपना पूरा काम कर दिया, मैंने एडमिशन करवा दिया, मैंने स्कॉलरशिप का काम कर दिया, मेरी तरफ से पूरा काम रेडी है, लेकिन शी इज स्टक फॉर सॉर्टिंग आउट हर अपॉइंटमेंट। बट हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई कहाँ से अपॉइंटमेंट मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, जो भी जुगाड़े लग सकते हैं लगा रहे हैं, ठीक है? सो जितना अर्ली उतना बेहतर, जितना अर्ली उतना बेहतर। तो ये अगर आप मेरे थ्रू फॉर एग्जांपल आप केस करना चाह रहे हो तो मैं नवंबर में आपका केस एक्सेप्ट करूंगा इंशाल्लाह। हम लोग अक्टूबर 15 से केसेस एक्सेप्ट करना शुरू करें। और बस इस इटली के लिए ना जो मसले हैं ना वो यही है कि बहुत बेहतरीन कंट्री है, पैसे मिल रहे हैं पढ़ने के, स्कॉलरशिप के, सारी रहना खाना पीना आपका एक तरीके से मुफ्त है क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप की फंड मिल रहा है। बट अगेन द प्रॉब्लम कम्स विद द BLS अपॉइंटमेंट। हमें लग रहा था कि पिछले साल से हालात फिर भी बेहतर है, वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है जेरीज के बाद से, लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि भाई आपने टाइमली चीज़ें करनी है। इटली के लिए मैं पिछले साल की मेरी रील्स जाके देखो ना तो उसके अंदर मैं यही बताता आ रहा हूँ कि भाई टाइम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने मेरी बात सुनी उनका शायद फ़ायदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच भी रहे हैं। 15 को फ्लाइट है हमारे स्टूडेंट की, नाउ दे आर कमिंग। तो भाई अगर आप सुन लोगे आप ही लोगों का फ़ायदा है, अगर आप लोग नहीं सुनोगे, इग्नोर कर दोगे तो फिर कोई मसला नहीं है। जिसको सुननी होगी वो सुन लेगा, जिसको मैसेज पहुँचना चाहिए उसको मैसेज पहुँच जाएगा, बाकी इट ऑल आपकी मर्जी है, ठीक है? सो गाइस दिस वाज मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं, वो स्टेप लाइंस हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर लेनी है। और अगर आप, हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट मिस हुए और अगर कुछ हुए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई टू ऑल दीज कमेंट्स। लेकिन बहुत ख्याल से और बहुत विजिलेंसी के साथ ना अपना केस स्टार्ट करना एंड जस्ट गेयर अप फॉर नवंबर। यार नवंबर में एडमिशन होने हैं तो आपको 15 अक्टूबर तक लाजमी अपनी सारी चीज़ें, टेस्टेशंस हो गई, ये सब करवा लो। अभी महीना 1.5 महीना पड़ा हुआ है, टेस्टेशंस करवा लो, आइल्स निपटा लो, टॉल करना है टॉल कर लो। टॉल तो अभी नहीं खुलेगा, खैर टॉल थोड़ी देर बाद थोड़े ऐसे में खुल जाएगा, तो टॉल कर लो। मतलब जस्ट डोंट डिले द प्रोसेस, जस्ट स्टार्ट योर प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। और हमारे साथ भी पिछले साल एक कुछ मसला हुआ था मेरी कंसल्टेंसी में कि भाई हम लोग एक पार्टनर के साथ काम कर रहे थे, बट शी गॉट बिजी और उसकी वजह से हमारा काम भी काफ़ी सारा डिले हुआ था। और बट वी विश गुड लक। और अब एक नई टीम है, नए लोग हैं, रिजल्ट्स आर पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। सो गाइस अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।